जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज है 25 अगस्त 2025 और आज के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। आप में से जो भी स्टूडेंट्स यूपीएससी, यूपीपीसीएस, बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहां पर वो सभी न्यूज हम लोग कवर करते हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। और गाइज, ये है हमारे ज्ञान सर, और ज्ञान सर का स्पेशल पेड बैच आप लोगों के लिए अवेलेबल है। इन दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके आप पेड बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप यूपीपीसीएस, बीपीएससी, यूकेपीएससी, आरओए, आरओबीईओ, यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम या फिर इवन हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके कोर्सेज को ज्वाइन कर लीजिए। जब आप ज्वाइन करेंगे, अगर आप बताएंगे कि आप करंट अफेयर्स के रेगुलर लेक्चर्स को फॉलो करते हैं तो आपको कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स भी मिल सकता है। और यहां पर प्रॉपर सिलेबस के अकॉर्डिंग लेटेस्ट ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए प्रॉपर तैयारी करवाई जाती है। तो फटाफट कॉल करें, कोर्स ज्वाइन करें और मुझे कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं कि आपने कोर्स ज्वाइन कर लिया है। ये है गाइस आज के टॉपिक्स, जिनको एक एक करके हम लोग डिटेल में कवर करेंगे। तो चलिए आइए पहले टॉपिक्स की तरफ चलते हैं। आपको सिर्फ टॉपिक को ध्यान से सुनना है जो मैं आपको समझा रहा हूं। अपने साथ पेन और पेपर लेकर बैठिए। जो भी चीज मैं आपको लिखवाऊंगा वो आपको नोट डाउन करनी है, जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो श्री अरबिंदो के बारे में हम बात करेंगे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। श्री अरबिंदो जी का जन्म 15 अगस्त 1872 को हुआ था। इंटरेस्टिंग कोइंसिडेंस है ना कि इंडिया की इंडिपेंडेंस भी इसी डेट को मनाई जाती है, राइट? तो ये फैक्ट थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, इनकी बर्थ एनिवर्सरी से रिलेटेड। स्टेट पीएससी वगैरह में बर्थ एनिवर्सरी से रिलेटेड क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं ये लोग। उनको एक फिलोसोफर, योगी, पोएट और इवन पॉलिटिकल थिंकर माना जाता था। उनके आइडियाज ने रिवॉल्यूशनरी नेशनलिज्म और मॉडर्न इंडिया की फिलोसॉफिकल फाउंडेशन को शेप किया था। तो यह फैक्ट भी ध्यान में रखिएगा कि उनका जो कंट्रीब्यूशन था, उसने हमारे देश के अंदर उनका जो योगदान था, उस योगदान ने क्रांतिकारी राष्ट्रवाद और आधुनिक भारत की दार्शनिक नींव का निर्धारण किया। उनकी विजन ने, उनकी आप कह सकते हो कंट्रीब्यूशन ने। तो अरबिंदो घोष जी से रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर एग्जामिनेशन में गाइस पूछे जाते हैं। ये मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है ना। प्रीलिम्स में आपसे पूछा जा सकता है कि श्री अरबिंदो घोष जी का जन्म जो है वो किस डेट को हुआ था, किस ईयर को हुआ था। ये स्टेट पीएससी आदर पूछ सकते हैं, है ना। वैसे तो यूपीएससी नहीं पूछेगी, यूपीएससी में मेंस में इनके बारे में, इनकी फिलोसफी के बारे में लिखने के लिए आ सकता है, स्पेशली इंटरनेशनल रिलेशंस अगर आपको ऑप्शनल है। और या फिर अगर मेंस की बात करें इन जनरल, तो मेंस में पॉलिटिकल साइंस में इस टाइप के अगर क्वेश्चंस आए तो आप इनका एग्जाम्पल के तौर पर जिक्र कर सकते हो। तो कलकत्ता में इनका जन्म हुआ, पर उनके परिवार जो थे वो ब्रह्मो समाज से इन्फ्लुएंस थे। इंग्लैंड ये गए थे अपने पढ़ाई करने के लिए, सेंट पॉल स्कूल लंदन में और किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज में इनकी पढ़ाई होती है। वहां उन्होंने अलग अलग यूरोपियन लैंग्वेजेस सीखी। फिर धीरे धीरे करके उनका इंटरेस्ट इंडियन सिविलाइजेशन और संस्कृत में बढ़ता गया। यहां से उनका ट्रांजिशन जो है वो वेस्टर्न अपब्रिंगिंग टू इंडियन फिलॉसफी हुआ। देखिए आप, फ्रॉम वेस्टर्न अपब्रिंगिंग, ये देख रहे हो आप, एंड एंगेजिंग हिमसेल्फ विद इंडियन स्पिरिचुअल एंड पॉलिटिकल थॉट। तो सोचिए, पूरी इनका दिनचर्या, रहन सहन पूरा विदेशी टाइप का हो गया था। बट सोचिए, विदेशी होने के बाद फिर धीरे से इनको समझ में आया कि नहीं यार, भारतीय अध्यात्म बहुत बड़ी चीज है। और ये बात लिटरली गाइस, आप कितने भी मॉडर्न बन जाओ, बट एक बार जब आपका बोलते ना कि सेंसेस जब कंट्रोल में आपके आते हैं, तब आप इस रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेते हो कि भाई हमारे इंडिया के अंदर जो चीज है वो कहीं और किसी भी देश में आपको नहीं मिलेंगी। जो बिलीफ सिस्टम है, जो चमत्कार है, क्योंकि इंडिया में होते हैं भाई चमत्कार, और ये बात सत्य है। और चमत्कार तब होते हैं जब आप उन पे बिलीव करते हो, मेहनत करते हो। उसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ भी आप रिलेट कर सकते हो कि अगर आप बिलीव कर रहे हो अपने ऊपर कि मुझे इस एग्जाम को निकालना है चाहे कुछ हो जाए, तो देखना आपका ये एग्जाम निकलेगा। बट वो बिलीव जो होना चाहिए वो बिल्कुल स्ट्रांग होना चाहिए, वो एफर्मेशन जो होना चाहिए वो बिल्कुल स्ट्रांग होना चाहिए। क्योंकि जब एफर्मेशन स्ट्रांग होता है तो आप उस चीज के लिए फिर मेहनत करते हो, अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हो। सिर्फ सोच रहे हो थोड़ी देर, उसके बाद फिर अपने दूसरी एक्टिविटीज में लग गए, तो ये बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग नहीं है आपका। बिलीफ सिस्टम तब स्ट्रांग होता है जब आप सोचते हो और फिर वो चीजें आपके एक्शंस में आने के लिए आपको मोटिवेट करती हैं।
जब आप रील स्क्रॉल कर रहे होते हो, टाइम वेस्ट कर रहे होते हो, तो आपको एक गिल्ट फील होता है कि अरे यार मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूं, ये सब चीजें मेरे लिए नहीं है, मुझे आज की डेट में पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए, प्रैक्टिस पर फोकस करना चाहिए। और ये चीज सच में तब पॉसिबल होती है जब आप थोड़ा सा अपने, यानी कि भटका हुआ जो आपका मन होता है ना, उसको आप अपने कंट्रोल में लाते हो। और सबसे इजीएस्ट वे कि स्पिरिचुअल हो जाओ, कि जहां आप स्पिरिचुअल हो गए, आप देखना आप ग्रोथ और डेवलपमेंट की तरफ बढ़ने लगोगे। दैट इज ट्रू। तो ये बाहर गए थे और देखो बाहर जाकर फिर इनको रियलाइजेशन हुआ और उसके बाद ये वापस इंडिया पर इन्होंने काम करना शुरू किया। अब मेन इंपॉर्टेंट चीज की फ्रीडम मूवमेंट में इनका क्या रोल। 1902 से लेकर 1910 के बीच औरबिंदो इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक्सट्रीमिस्ट विंग से जुड़े थे। क्या मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख के बता सकते हो इंडियन नेशनल कांग्रेस की अलग अलग विंग्स के नाम, और वो विंग किससे एसोसिएटेड? एग्जाम्पल रेडिकल, कंजर्वेटिव्स, एक्सट्रीमिस्ट। बताओ जरा कमेंट बॉक्स पे लिखकर कि इनका क्या वो है, मीनिंग क्या है, कि एक्सट्रीमिस्ट किसको कहते हैं, कंजर्वेटिव्स किसको कहते हैं, मॉडरेट्स किनको कहते हैं, रेडिकल्स किनको कहते हैं। बताइएगा कमेंट बॉक्स पे, क्योंकि ये टर्म्स आपको पता होना बहुत जरूरी है और ये आपको सिखाए जाते हैं जनरल स्टडीज के अंदर। इसलिए मैं अक्सर बोलता हूं कि जीएस की प्रिपरेशन बहुत सॉलिड रखो और उसके लिए कुछ नहीं करना, बस इस नंबर पे कॉल करो, ज्वाइन करो क्लासेस और बस लग जाओ मेहनत करने। दैट्स इट। सूरत सेशन 1907 में हुआ। सूरत सेशन 1907 में हुआ था ना सूरत सेशन। ईयर पता होना चाहिए आपको, यहां पे लिखा हो या ना लिखा हो, आपका ईयर आपको बिल्कुल क्लियरली पता होना चाहिए। सूरत सेशन 1967, सॉरी 1907। यहां पर नेशनलिस्ट कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट भी रहे थे ये। इंडियन नेशनल कांग्रेस के रेडिकल विंग को इन्होंने जो है वो ज्वाइन किया। एक्सट्रीमिस्ट विंग भी जिसको हम लोग जो है वो कह सकते हैं। और देखिए आप, सूरत सेशन के प्रेसिडेंट रहे। वो कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज और डायरेक्ट एक्शन के सपोर्टर थे। उनका ऑब्जेक्टिव था कि पूर्ण स्वराज करना है और मॉडरेट कांग्रेस लीडर्स की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करते थे। एग्रेसिव बिहेवियर। 1908 का अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस, जिसमें उनकी गिरफ्तारी हुई पर बाद में जो है वो सबूत नहीं सामने आए थे तो उनको रिहा कर दिया। जेल के दौरान उनको बहुत ही डीप स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हुए जो उनके फ्यूचर आउटलुक को जो है वो डिफाइन करते हैं। तो ये सब चीजें पढ़ना चाहिए, पता है, ऐसी पर्सनालिटी के बारे में फ्री टाइम में, या यूट्यूब पे रही हुई डाल दो अगर आपको पढ़ने में मजा नहीं आ रहा, एटलीस्ट नॉलेज गेन करो कहीं ना कहीं से। बट अगर रीडिंग की हैबिट डालोगे तो वो सबसे बेस्ट रहेगी। और बिंदु ने पैसिव रेजिस्टेंस को एक इफेक्टिव स्ट्रेटेजी जो है वो माना, जिसमें कॉलोनियल रूल को चैलेंज किया जा सकता था विदाउट डायरेक्ट वायलेंस। तो जब ये स्पिरिचुअल ग्रोथ इनकी होना शुरू हुई ना, तो उनको समझ में आया कि अरे मारपीट नहीं भाई, एक व्यक्ति को बिना मारपीट किए भी हराया जा सकता है अपनी शक्तियों से, अपने ऑरा से। देखते हो ना कि जिसका ऑरा स्ट्रांग होता है तो भली कितना भी बाहुबली क्यों ना हो सामने वाला, वो उसके सामने झुककर ही फिर रहता है। अपने ऑरा पर काम करो कि जहां पर आप चलो कि सामने वाले भली कितना भी ताकतवर हो, कितना भी पैसे वाला हो, उसकी औकात ना हो आपसे आंखों से आंख मिलाने की। इतना अपने आप को पॉजिटिव बना लो। और वो तब पॉसिबल है जब आप डिसिप्लिन फॉलो करोगे, अपने काम से काम में मतलब रखोगे। क्योंकि जो व्यक्ति अपने काम से काम में मतलब रखता है, उसके लिए प्रायोरिटी होता है सिर्फ उसका काम, उसकी सिर्फ उसकी चीज है। ऐसा नहीं किसी ने बुला लिया आप चले गए, अपना काम फिनिश करना आपको जरूरी। किसी का फोन है आपने उठा लिया, लेक्चर चल रहा है, किसी का नोटिफिकेशन आ रहा है, अरे डीएनडी पे डालो भाई। 1 घंटे का अगर आप लेक्चर सुन रहे हो तो सब चीज डीएनडी, सिर्फ फोकस होना चाहिए आपका लेक्चर के ऊपर बस। एड्स आते हैं बीच बीच में, उसमें डिस्टरबेंस होता है, भाई डाउनलोड कर लो ना यूट्यूब के वीडियो को, डाउनलोड कर लो, एड्स नहीं आएंगे। ट्रिक्स आप लोग निकालना चाहते नहीं हो, आपको बस ये चीज जो है वो चाहिए कि नहीं भाई हम लोग तो जो है डिस्टरबेंस के शिकार बनते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये मीडिया जो है, एल्गोरिदम इसका ऐसा है जो आपको डिस्टर्ब करेगा, डिस्ट्रैक्ट करेगा। बचना आपको है, आपके पास सब चीजें पता है आपको, उसके बाद बच नहीं पा रहे हो। बचना जरूरी है। पैसिव रेजिस्टेंस के खिलाफ इन्होंने बोला कि भाई बिना डायरेक्ट वायलेंस के भी हम जीत सकते हैं लड़ाई। तो सोचो ये इनके अंदर चेंजेस आए। लेकिन वो ये भी कहते थे कि अगर नॉन वायलेंट मीन्स फेल हो जाए
तो आर्म्ड स्ट्रगल भी जरूरी हो सकता है कि पहले, मतलब ये प्रॉपर ब्यूरोक्रेटिव लैंग्वेज है कि पहले वार्निंग देंगे, फिर उसके बाद कुटाई करेंगे। उन्होंने क्लियरली बोला अगर सामने वाला बंदा जो है वो बातों से समझ नहीं रहा है तो बस चप्पल निकाल और पटापट देना शुरू। और यही रियलिटी है दुनिया की कि पहले शांत हो जाओ। कोई आपसे बदतमीजी कर रहा है, बस सिर्फ पता है सिंपल सी चीज है, किसी ने आपसे बदतमीजी करी, चुप होकर सिर्फ उसकी शक्ल देखो, वजह से हल्का सा मुस्कुराओ और उस जगह से निकल जाओ। आप देखना वो जो इंप्रेशन आप छोड़ोगे ना, ऐसी हरकत ऐसे एटीट्यूड में, मैं लिटरली बता रहा हूं, सामने वाले को गिल्ट फील हो जाएगा। आपको कुछ जवाब ही नहीं देना। किसी ने आपके साथ ऐसा बोला, उसकी तरफ देखो, हल्का सा जो होता है ना मुंह बनाने टाइप का, इस टाइप से, फिर उसको माफ करो, मतलब एक्सप्रेशन से अपने कि छोड़ जा तेरे को माफ किया, और स्माइल करो और निकल जाओ वहां से कि ठीक है। मैं आपको लिटरली बता रहा हूं, सामने वाला गिल्ट में पानी पानी हो जाएगा कि अरे यार ये क्या कर दिया मैंने, या रोकेगा आपको कि सुन मेरी बात, तो उसको इशारा कर देना कि बाद में बात करते हैं, अभी नहीं, बस। दीज आर सम गेम्स कि जिससे आप बचोगे। ये सब खेलते थे लीडर्स, इन लीडर्स को पढ़ोगे तब आपको पता लगेगा कि पर्सनालिटी क्या होती है, और वही तो आपको डेवलप करनी है अपनी लाइफ में, अपने करियर के लिए। नेशनलिज्म उनके लिए सिर्फ एक पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं था, बल्कि एक स्पिरिचुअल ड्यूटी था। उन्होंने इसे वर्क ऑफ गॉड का, और ऑब्वियस सी बात है कि आप भी जो भी काम कर रहे हो अपनी लाइफ में आज की डेट में, हमेशा एक ही चीज बोलो कि भाई भगवान का काम है भाई, ये वर्क ऑफ गॉड, कि भगवान का काम है कि करना है भाई, इसमें ना तो हो ही नहीं सकता। आपका मन बोलेगा कि नहीं यार चल आज पढ़ाई नहीं करते, क्यों नहीं करते? पूजा है भाई, ये करना तो पड़ेगी रेगुलरली, नहीं करेंगे रिजल्ट नहीं मिलेगा। आओ इनके मेजर वर्क्स समझ लेते हैं, लिख लेना, ये वाला पॉइंट्स लिख लो आप, किताबें इनकी। द लाइफ डिवाइन, द सिंथेसिस ऑफ योग, ऐसे ऑन गीता। इंटीग्रल योग का कंसेप्ट इन्होंने डेवलप किया, मटेरियल प्रोग्रेस प्लस स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट, कि घर के बाहर खड़ी होनी चाहिए रेंज रोवर, प्लस साथ ही साथ भक्ति भी होनी चाहिए। महाकाल के दर्शन करने जाएंगे रेंज रोवर में। एंड दिस इज द पॉइंट कि भाई मटेरियल ग्रोथ भी हो और स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट भी हो। आप देखते हो कि आजकल के संत, आप देखिए, आप डिफेंडर गाड़ी से उतर रहे हैं, मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू ये सब पे ट्रैवल हो रहा है, चला रहे हैं, लोग उनके पांव भी पड़ रहे हैं, और वो बोल भी रहे हैं कि नहीं हमें तो कुछ नहीं चाहिए। एंड दैट इज ट्रू, नहीं चाहिए कुछ, तभी तो सब कुछ मिल जाता है। तो भागो मत किसी के पीछे, मेहनत करो उस चीज के लिए। मेहनत आपको करनी नहीं, बस बोलते रह रहे हो कि हमें कलेक्टर बनना है भाई, कलेक्टर बनना है तो डेली का परिश्रम करना जरूरी है। कलेक्टर नाम के आगे लिखना है तो डेली का परिश्रम चाहिए, कि डेली अपने आप को आप गोल सेट करो कि भाई मुझे आज ये चीज पढ़नी है, उस पर काम करो, तभी तो पोजीशन मिलेगी। सिर्फ सोचते रहोगे वो कलेक्टर बनना और मेहनत नहीं करोगे तो पोजीशन कैसे बनेगी? इंटीग्रल योग, और देखो मटेरियल प्रोग्रेस को स्पिरिचुअल एवोल्यूशन के साथ और नेशनल रीजनरेशन के साथ जो है उन्होंने वो कर दिया, इंटीग्रेट किया। भौतिक प्रगति होना जरूरी है भाई, और साथ ही साथ आध्यात्मिक उत्कर्ष, इवोल्यूशन, कि आप अपने अंदर अध्यात्म को भी रहे वो बढ़ाएं। अच्छा खाओ, अच्छा पियो, पूजा करो, भक्ति करो, ऊपर वाले को मानो, फिर देखो आप खुद अपने अंदर डेवलपमेंट देखोगे। और ये मैं नहीं बोल रहा, ये बता रहे हैं अपन को अरविंदो घोष, और मैं भी प्रैक्टिस करता हूं अब ये सब चीज होगी, आप भी करो, मजा आएगा देखना। जो शांति मिलेगी, जो चीज चाहोगे वो आपको हासिल होगी, डिसिप्लिन में आ जाओगे। कुछ दिनों तक डिफिकल्टी लगेगा, बट फिर डिसिप्लिन में आना शुरू हो जाओगे। लोग बोलते हैं ना डिसिप्लिन मेंटेन नहीं हो पा रहा, एक बार करके तो देखो। सिर्फ एक चीज से शुरू करो कि एक रेगुलरिटी चीज, मुझे अपनी हैबिट ये चेंज करनी है, खराब है,
फिर जैसे ही वो 4-5 दिन आपने चेंज करना शुरू किया, 10 दिन कॉन्फिडेंस आया कि हाँ अब ये तो मेरी हैबिट चेंज हो रही है, दूसरी हैबिट को चेंज करो अपनी। आज की डेट में अरविंदो घोष जी का क्या रेलिवेंस है? देखो ये भी है, श्री अरविंदो आश्रम 1926 में, लिख लेना। सावित्री अ लेजेंड, ये लिखिएगा। पोइट्री, द ह्यूमन साइकिल, द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी, ये लिखिएगा। ये भी लिखिएगा। मिर्रा अल्फासा, उनके साथ मिलकर इन्होंने श्री अरविंदो आश्रम की शुरुआत करी। यहां पर देखो लिखा भी है यार, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस सिखाई जाती, आध्यात्मिक साधना होती थी। इनको जीवन के व्यवहारिक और सामाजिक आयामों से जोड़ा गया कि हर चीज लाइफ में, हर चीज जो करो उसको स्पिरिचुअलिटी के साथ जोड़ो। आप देखना, आपको खुद मजा आएगा। ऐसे ही तो थोड़ी ना लीडर बने सामने वाले यार, आपको भी आगे बढ़ना है तो इनकी चीजें सीखनी पड़ेंगी। नेक्स्ट, फिर इसके अलावा आज की डेट में इनका क्या रेलिवेंस है? तो अरबिंदो जी के आइडियाज हमें एक अंडरस्टैंडिंग देते हैं स्वराज की, जहां पॉलिटिकल सोवरेनिटी और कल्चरल और स्पिरिचुअल ग्रोथ से जोड़ा गया कि भाई हम पॉलिटिकली भी सबसे ऊपर हों और स्पिरिचुअली भी सबसे ऊपर हों और कल्चरली भी। किसी पे गुस्सा मत करो, सिर्फ नजरों का खेल है। मैंने अभी आपको बताया ना एक ट्रिक, बदतमीजी किसी की नहीं सहना है और अपना मुंह भी खराब नहीं करना है। किसी से बहस ही नहीं करना, बेवकूफों से थोड़ा ना बहस की जाती है। जो आपको नीचे दिखाने की कोशिश कर रहा है, बस उनकी आंखों में देखो, मुस्कुराओ और उस जगह से चल जाओ। फिर दोबारा पलट कर उस व्यक्ति को देखना नहीं। उसकी गलती भूल जाओ बट उस व्यक्ति को मत भूलो। ये क्वालिटी अपने अंदर डेवलप कर लो। सामने वाले ने जो आपके साथ बुरा किया, ठीक है, फॉरगेट, माफ कर दो उसे, बट उस व्यक्ति को भूलना नहीं है कि उसको दोबारा चांस नहीं मिलेगा भाई। तो हमसे एक बार बदतमीजी करोगे, नंबर डिलीट, आदमी ब्लॉक, ये मेरा कंसेप्ट है। कि हम फोन नंबर उन्हीं का रखते हैं ना भाई जिनको जानते पहचानते। हर किसी का थोड़ा ना दुनिया में फोन नंबर रखते रहते फिरते रहे। और ये गलती अगर आप कर रहे हो तो कभी मत करो लाइफ में। हर किसी का नंबर आपके फोन में नहीं होना चाहिए, सिर्फ वो लोग जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है बस। दूसरों से मतलब ही नहीं है। कोई थोड़ा आपकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए पूजा अर्चना कर रहा है, बल्कि उल्टा करते हैं कि सालों का सिलेक्शन ना हो। ऐसा बोलते हैं, ये साल तैयारी कर रहा है यूपीएससी की, सिलेक्शन नहीं होना चाहिए इसका, ये यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहा है। अच्छा, ये ऐसी हरकतें करते हैं लोग। बताओ ही मत किसी को, अपनी चीज में रहो, अपने धुन में रहो, अपने आप को प्रायोरिटी दो, तभी बनोगे लीडर, तभी करोगे क्वालिफाई एग्जाम। इनका विजन आज भी रेलिवेंट है अरविंदो घोष जी का, एथिकल गवर्नेंस में, सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी में, नेशन बिल्डिंग में। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के कल्चरल स्पिरिचुअल इंटीग्रेशन में उनके थॉट्स इनडायरेक्टली रिफ्लेक्ट होते हैं। आप डालिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, इनके बारे में लिखिए आप। समझ रहे हैं? तो ये चीज, तो इनकी बुक्स वगैरह जो है ना वो थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब डिस्कस करेंगे एक और इंपॉर्टेंट मुद्दे के बारे में, जिसके बारे में आप थोड़ा जानते ही हैं। आपको पता है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कहां चल रहा है? बिहार के अंदर। याद आ रहा है? हमने ये टॉपिक पहले भी पढ़ा है। बिहार के अंदर एक प्रैक्टिस जो है वो चल रही है, जिसमें जो इलेक्टर्स हैं, जो वोटर्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, उनको वेरीफाई किया जा रहा है। और ये वेरिफिकेशन सिस्टम इतना स्ट्रिक्ट है कि काफी सारे जो इलेक्टर्स हैं, वोटर्स हैं, वो बाहर हो रहे हैं इस सिस्टम के। तो सोचो ये डेमोक्रेसी के लिए कितना खतरनाक है। याद है पहले भी हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के दौरान लगभग बताया जा रहा है कि 35 लाख वोटर्स, टोटल वोटर्स का 4.4% इलेक्टोरल रोल से हटा दिए गए। मतलब कि उनकी वोट करने की जो राइट्स है, अधिकार है, वो छीन लिया गया।
बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, माइग्रेंट वोटर्स साइलेंट क्राइसिस। सिर्फ सुनना है इस टॉपिक को। इसमें से मेजॉरिटी माइग्रेंट वर्कर्स थे जिन्हें एब्सेंट होने पर परमानेंटली माइग्रेटेड मार्क कर दिया कि अगर वो वहां पर मिले नहीं, पहुंचे नहीं अपना वेरिफिकेशन के लिए, तो उनको परमानेंटली माइग्रेंट वो कर दिया मार्क कि अभी इस क्षेत्र के डोमिसाइल नहीं है, वो दूसरी स्टेट जो है वो चले गए। तो इससे एक बड़ी चिंता जो है वो सामने आ रही है, सिस्टमैटिक डी इनफ्रेंचाइजमेंट ऑफ माइग्रेंट्स। एक सिस्टमैटिक तरीके से जो है वो माइग्रेंट जो है उनको हटा दिया जा रहा है। कहां से? इलेक्टोरल रोल से। उनके वोट देने के अधिकार जो है वो छीन लिए जा रहे हैं। अपकमिंग इलेक्शंस में वो वोट ही ना दे सकें। तो ये एक सिस्टमैटिक तरीके से चीजें हो रही हैं, जो कि हमारी डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के लिए बहुत ही विनाशकारी है, खतरनाक है। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि अभी किस स्टेट के अंदर ये एसआईआर प्रैक्टिस हम लोग को देखने को मिल रही है, चल रही है, जिसके तहत 3.5 मिलियन या 35 लाख वोटर जो है उनको डिलीट रिपोर्ट किया गया और ज्यादातर माइग्रेंट्स थे। तो बिहार। तो माइग्रेंट वर्कर्स की बात करें गाइस, तो एक तरह की ये पॉलिटिकल लिम्बो में आ जाते हैं, ना तो अपने ओरिजिन स्टेट में वोट दे पाते हैं और ना ही डेस्टिनेशन स्टेट में रजिस्टर्ड होता है। ये भी तो इशू है ना भाई। जो व्यक्ति अपना शहर छोड़ के दूसरी जगह काम करने जा रहा है, क्योंकि आप तो अपना वोट अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में डाल सकते हो बस, है कि नहीं? तो दूसरे शहर में जो व्यक्ति काम करने के लिए गए हैं, तो क्या वो वहां पर दूसरे शहर में वोट डाल सकते हैं? नहीं, उनको अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आना पड़ेगा वोट डालने के लिए। तो ऐसे जो माइग्रेंट वर्कर्स होते हैं वो अपने वोट डालने का अधिकार तो रहता है उनके पास वोट डालने का, बट एक्सेस नहीं हो पाता, है ना? तो ना तो अपने ओरिजिन स्टेट में वोट दे पा रहे हैं और ना डेस्टिनेशन स्टेट में वोट दे पा रहे हैं जहां पर रह रहे हैं वो। रिजल्ट्स लाखों की संख्या में सिटीजन्स डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन से बाहर हो जा रहे हैं, है कि नहीं? बिहार से 70 लाख लोग हर साल माइग्रेट करते हैं गाइस, पर उनमें से सीजनल माइग्रेंट्स भी अपना नाम वोटर लिस्ट से डिलीट पाते हैं। तो एक प्रकार का ये बड़ा मुद्दा है, क्योंकि लोग वोट नहीं दे पा रहे हैं, हमारी डेमोक्रेसी इससे तो वीक हो रही है ना। तो दिस इज द बिगेस्ट इशू हो रहा है। एसआईआर का टॉपिक एग्जाम में आएगा, उससे रिलेटेड प्रिपेयर करके रखो एटलीस्ट 150 वर्ड्स। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 और 1951, इसमें कहा गया कि राइट टू एनरोल इन कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ ऑर्डिनरी रेसिडेंस, क्लियरली मेंशन है कि अधिकार है भाई कि आपको जहां पर आपका रेसिडेंस है वहां पर आपको एनरोल करना है उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में। एरोनेट सिस्टम, जो कि कंटिन्यूअसली, एरोनेट इलेक्टोरल रोल मैनेजमेंट सिस्टम, ये कंटिन्यूअसली अपडेट करता रहता है। वन नेशन वन वोटर आईडी डिस्कस तो बहुत हुआ, इससे रिलेटेड आर्टिकल्स भी हमने बहुत पढ़े, बट वो क्या रियलिटी में इंप्लीमेंट हो रहा है? नहीं हो रहा। प्रॉक्सी वोटिंग एनआरआईज के लिए अवेलेबल है, पर इंटरनल माइग्रेंट्स के लिए अवेलेबल नहीं है। प्रॉक्सी वोटिंग समझते हो ना, कि एक एनआरआई जो है वो एनवेलप वोट जो है वो डालते हैं। अगर नहीं समझ में आ रही है ये सब टॉपिक्स, तो बेटा पॉलिटी ढंग से नहीं पढ़ रहे हो, पॉलिटी ढंग से पढ़ो। अगर आपने पूरी पॉलिटी पढ़ ली और आपको प्रॉक्सी वोटिंग नहीं पता, एनवेलप वोट्स क्या होते हैं वो नहीं पता, दैट मीन्स कि आपने या तो ढंग से पढ़ा नहीं है, या फिर सामने वाले ने आपको ढंग से नोट्स नहीं दिए, पढ़ाया नहीं। इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चेक कि जो आप पढ़ रहे हो उसमें प्रॉपर चीजें कवर्ड है कि नहीं कवर्ड है। अगर नहीं है तो मांगिए नोट्स, ये आपका अधिकार है भाई, पैसा आपने दिया है। और स्टडी फॉर सिविल सर्विस में इन सब चीजों का बहुत ध्यान रखा जाता है। इसलिए बोलता हूं कि सही जगह से सही तैयारी करो तो ज्यादा बेटर आपको रहेगा। बट हाँ, जब भी कहीं पर भी जब भी ज्वाइन करो, पहले पूछो पूरे डाउट्स। क्या भैया हम आपको ज्वाइन कर रहे हैं तो हमें मेंटर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कल को हमें लगता है कोई टॉपिक कवर नहीं करवाया और हमने आपके सामने हाईलाइट किया, तो हमें तुरंत उसका वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? पूरी चीज क्लियर होनी चाहिए, नहीं तो बाद में कंपनी बोल सकती है कि नहीं यार, हमारी तो ये वाली बात हुई नहीं थी मेंटरशिप की, उसके लिए अलग पैसा लगेगी। नहीं, आपका काम है वो, कि जैसे आप कहीं दुकान जाते हो तो भाई दुकानदार से पूछते हो ना कि भैया ये कपड़े दिखाना यार, ये कितने का है, इस टाइप का हमें कपड़ा चाहिए, चाहिए वो चाहिए, है कि नहीं? वैसे ही कोर्सेज में भी बोलना है। ठीक है, अब देखो आप, स्ट्रक्चरल कारण क्या है एक्सक्लूजन का?
क्या होता है कि वोटर्स का रजिस्ट्रेशन जो होता है ना, वो उनके फिक्स्ड या परमानेंट रेसिडेंस के साथ जो है वो लिंक्ड रहता है ना। तो ये चीज होती है, फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाता है, वहां पर जाकर चेक किया जाता है उनका परमानेंट रेसिडेंस में वो अवेलेबल है कि नहीं अवेलेबल है, तो उनको एब्सेंट मार्कआउट कर दिया जाता है परमानेंटली। फिर वर्कर्स जो है वो सीजनली मूव करते हैं, तो वो अगर अवेलेबल नहीं होते अपने रेसिडेंस में तो उनको परमानेंटली जो है वो माइग्रेंट घोषित कर दिया जाता है। फिर पढ़े लिखे नहीं है, डॉक्यूमेंट्स की कमी होती है ना, तो ये सब इश्यूज भी हम लोग को देखने को मिलते हैं। माइग्रेंट्स को कई बार आउटसाइडर्स की तरह जो है वो ट्रीट किया जाता है ना। वन नेशन वन राशन कार्ड, प्रोबेबिलिटी का भी लिमिटेड उपयोग हो रहा है ना। तो चीजें तो है भाई, तो आपको करना क्या है, तो करने के लिए हमें जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो यही है कि प्रॉपर तरीके से चीजों को इंप्लीमेंट करें, लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करें कि भाई वोटिंग राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है डेमोक्रेसी के लिए। ठीक है, बस यही था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक। होपफुली चीजें समझ में आई होंगी, ज्यादा कुछ था नहीं, है टॉपिक कई बार आ चुका है मेरे ख्याल से, बट ये टॉपिक इतनी बार रिपीट हो रहा है तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड आपको एक अच्छी नोट्स, एटलीस्ट 150 वर्ड्स 200 वर्ड्स के नोट्स बना लो अभी से। चलो, ग्राउंड वाटर की समस्या ये भी बहुत ज्यादा है, इसकी भी नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ सुनो आप। एक लेटेस्ट डेटा कह रहा है कि 193 डिस्ट्रिक्ट को ग्राउंड वाटर स्ट्रेस के लिए आइडेंटिफाई किया गया है। दिक्कत है ना भाई, मोटर चालू किया, मोटर खुली छोड़ दी, पानी बह रहा है, पूरा बर्बाद हो रहा है। ऐसा हो रहा है बहुत जगह पे। पंप चालू किया, पंप पानी आपके आसपास भी आपने देखा होगा, सड़कों पे पानी जो है बहता हुआ नजर आ रहा है कि मोटर चालू करके भूल गया भैया, टंकी ओवरफ्लो हो रही है, बह रहा है पानी, किसी को कोई मतलब नहीं। यही तो इश्यूज हो रहा है, वेस्टेज ऑफ वाटर। इसी कारण ग्राउंड वाटर जो है वो स्ट्रेस में आ गया है। लेटेस्ट डेटा यही बता रहा है, 102 डिस्ट्रिक्ट को इन्होंने ओवर एक्सप्लॉइटेड कहा, 22 डिस्ट्रिक्ट को क्रिटिकल बोला और 69 डिस्ट्रिक्ट को सेमी क्रिटिकल बोला। राजस्थान के अंदर 29 डिस्ट्रिक्ट है, पंजाब के अंदर 19 डिस्ट्रिक्ट है, जो सबसे ज्यादा अफेक्टेड है स्टेट्स है राजस्थान और पंजाब। पीने के पानी की समस्या यहां पर सबसे ज्यादा है, देखो आप ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन में सेकंड पॉइंट पे। हरियाणा की भी स्थिति खराब है, ये पॉइंट्स आपने देखे होंगे, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, हरियाणा। ठीक है, तो स्थिति बड़ी खराब है भाई ग्राउंड वाटर को लेकर। डेफिनेशन यही होती है कि जो भी डिस्ट्रिक्ट है, जिले हैं जहां पर पानी की समस्या है, जहां ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है ज्यादा मात्रा में, बट ग्राउंड वाटर रिचार्ज ही नहीं हो रहा, अवेलेबल ही नहीं है। पंजाब, हरियाणा, यहां पर बहुत इरिगेशन होती है, सिंचाई पर बहुत पानी लगता है राइस और व्हीट क्रॉप्स की वजह से। क्या कारण है ग्राउंड वाटर की समस्या बढ़ती जा रही है लगातार? कारण आप जानते ही हैं, अर्बनाइजेशन, शहरीकरण। शहर में बहुत पानी लगता है, इंडस्ट्रीज की डिमांड बढ़ जाती है, इंडस्ट्रीज को भी पानी चाहिए चलने के लिए। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस भी कुछ है, जैसे पंजाब हरियाणा मैंने आपको बताया ना, पैडी कल्टीवेशन, धान की खेती, पानी प्रधान फसलें हैं ये, सिंचाई के लिए ज्यादा पानी लगता है। मॉनसून कभी हो रही है वर्षा, कभी नहीं हो रही है, कहीं पर हो रही है कहीं पर नहीं हो रही, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, ये भी अगेन एक स्ट्रेस क्रिएट कर रहा है। गांव क्षेत्रों की और शहरी क्षेत्रों की पानी की डिमांड कंटिन्यूअसली बढ़ती जा रही है ना। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। सरकार के क्या प्रयास हैं, लिख लो भाई, ये लिख लेना ये वाला पॉइंट, सरकार के क्या प्रयास हैं, सिर्फ बुलेट पॉइंट्स। डायनेमिक ग्राउंड वाटर असेसमेंट, दो ब्रैकेट में लिखना, ऑन 2022 ऑनवर्ड्स। हर साल ये मॉनिटर करते हैं कि भाई कितना पानी बचा है, कितना यूज हो रहा है, पूरी डिटेल रिपोर्ट। फिर लिख लो जल शक्ति अभियान 2019 का। फिर नेक्स्ट लिख लो जल शक्ति अभियान कैच द रेन इनिशिएटिव, कैच द रेन इनिशिएटिव 2011 का, जिसकी थीम है वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स। इसमें सभी डिस्ट्रिक्ट कवर्ड है। कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स, ये इसकी थीम है। टारगेटेड कैंपेन 2023 से चला रहे हैं, मतलब को सेंट्रल स्टेट सपोर्ट, टेक्निकल, फाइनेंशियल। अच्छा मुझे ये बताओ कि वाटर जो है वो कौन से सब्जेक्ट में आता है, 7 शेड्यूल के, स्टेट सब्जेक्ट, सेंट्रल सब्जेक्ट या कॉन्करेंट, किस में आता है वाटर? कमेंट बॉक्स में लिख के बताना।
तो ये अब महत्व क्या है पीने के भूजल के पानी को बचाने का? तो ऑब्वियसली तो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, महत्व यही है। पीने के पानी की अवेलेबिलिटी रह जाएगी, वाटर सिक्योरिटी होगी, है ना, क्लाइमेट एडाप्शन, ड्रॉट सूखा बढ़ जाता है या रेनफॉल कभी हो रही है कि नहीं कभी हो रही, उसके अगेंस्ट जो है वो थोड़ा सा हम लोग अडाप्ट कर सकें। पॉलिसी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 6, ये भी याद रखना, क्लीन वाटर और सैनिटेशन का, यूनाइटेड नेशन का। ठीक है, आज की डेट में यही चैलेंज है कि ज्यादा पानी निकाल रहे हैं, रिचार्ज कम हो रहा है, एक्सट्रैक्शन वर्सेस रिचार्जेबल इम्बैलेंस जिसको हम लोग बोलते हैं। बस इसी पे काम करें भाई, थोड़ा सस्टेनेबल तरीके से पानी का यूज जो है वो किया जाए, बस यही बहुत बेसिक सा आर्टिकल था, कुछ नहीं था इसके अंदर। अब जो नेक्स्ट वाली चीज है वो बड़ी ध्यान से समझने वाली चीज है, ध्यान सुनना। एस्ट्रोफिजिक्स का ये टॉपिक है, ब्लैक होल सुपरनोवा, लिख लो टाइटल, ब्लैक होल सुपरनोवा, ये टाइटल आप लिखेंगे। प्रीलिम्स मेंस दोनों में पूछा जा सकता है ये टॉपिक। अभी एस्ट्रोनॉमर्स ने एक नई टाइप की सुपरनोवा डिस्कवर की है। ये एक बाइनरी सिस्टम में हुई है, जहां एक बड़ा सा स्टार, मैसिव स्टार, और एक ब्लैक होल एक दूसरे के साथ ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन में है। एक बड़ा सा स्टार और ब्लैक होल बाइनरी सिस्टम में एक दूसरे के साथ हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है कि ग्रेविटेशनल के साथ लिंक्ड है, ग्रेविटी के साथ लिंक्ड है। ये इवेंट 700 मिलियन लाइट ईयर्स दूर हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है कि कंडक्ट हुआ। मतलब कुल मिलाकर 700 मिलियन लाइट ईयर्स की दूरी जो है धरती से, वहां से साइंटिस्ट रिसर्चर्स जो है हमारे एस्ट्रोनॉमर्स हैं, उन्होंने एक चीज फाइंड आउट करी। इनने देखा कि यार एक बड़ा सा मैसिव सुपर मैसिव स्टार है और एक जगह पर है ब्लैक होल, ये आपस में ग्रेविटेशनल, आप कह सकते हैं कि इंटरेक्शन इनके बीच में, यानी कि ग्रेविटी से जो है वो जुड़े हुए हैं ये दोनों। ये चीज फाइंड आउट हुई है, और दोनों का मास लगभग सूर्य से 10 गुना ज्यादा है, 10 टाइम्स मोर देन सन। ये इनका मास हम लोग को देखने को मिल रहा है, अराउंड 10 टाइम्स दैट ऑफ सन। ये लिख लेना ये वाला पॉइंट्स। अब सुनो, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि ब्लैक होल सुपरनोवा के बारे में, क्योंकि ये काफी नया कंसेप्ट है ना, ध्यान रखना। क्या है ये रोल बाइनरी इंटरेक्शन का? तो एक बड़ा सा स्टार और एक ब्लैक होल, ये एक बाइनरी सिस्टम में ग्रेविटेशनल बाउंडेड होते हैं। टाइम के साथ ब्लैक होल का ग्रेविटेशनल पुल स्टार का मटेरियल सिफॉन ऑफ करता है, यानी कि निकालता है उस मटेरियल को, क्योंकि वो खींच रहा है ना लगातार। ब्लैक होल अपनी तरफ सब कुछ खींच लेता है भाई, लाइट को खींच लेता है, पता है ना, ये बहुत बेसिक फैक्ट आपको। अब साइंटिस्ट रिसर्चर क्या बोल रहे हैं कि इन्होंने 700 मिलियन लाइट ईयर्स दूरी पे एक ऐसा ही चीज देखी कि जिसमें कि एक ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन एक ब्लैक होल और स्टार के बीच में देखने को मिल रहा है। अब जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे ही क्या करेगा, उस पर्टिकुलर बड़े सा स्टार जो है, मैसिव स्टार जो है, उसके मटेरियल को ब्लैक होल अपनी तरफ खींचता जाएगा, उखाड़ता जाएगा उसके मटेरियल को खींच खींच के। टाइम के साथ साथ ब्लैक होल ग्रेविटेशनल पुल स्टार के मटेरियल को खत्म करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। स्टार के डिसऑर्डेड होने से उसका मास जो है वो खत्म होने लगेगा, क्योंकि वो उसका खत्म हो रहा है ना मटेरियल, तो मटेरियल उसका ब्लैक होल में समाता जाएगा, तो उसका मास खत्म होगा। फिर फाइनली एक कैटास्ट्रोफिक एक्सप्लोजन होगा, यानी कि फटेगा फिर ये आखिरी में जाकर, तो उसको बोलेंगे सुपरनोवा। और ये एक्सप्लोजन 1 सेकंड में इतनी एनर्जी रिलीज करेगा जितनी सूर्य अपनी पूरी लाइफ टाइम में नहीं करेगा। तो ऐसा ये कह रहे हैं कि आगे चल के ये ऐसी चीजें होंगी, इसी को बोलते हैं सुपरनोवा ब्लैक होल या ब्लैक होल सुपरनोवा। समझ गए आप कि क्या है पूरी कहानी? सिंपल सी चीज समझो बस आप, ये एक बड़ा सा स्टार है और एक ब्लैक होल है, ये आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है, ये चीज आपको समझ में आ गई है ना? अब हो ये रहा है कि ब्लैक होल जो है वो क्या करता है, अपने ग्रेविटेशन पुल के थ्रू स्टार में मौजूद जितना भी मटेरियल है वो अपनी तरफ खींच ले रहा है। अब जैसे जैसे ये मटेरियल स्टार का जो है वो खिंचता जाएगा, स्टार जो है छोटा होता जाएगा, उसका मास खत्म होता जाएगा, फिर वो गुस्से में फट जाएगा, है कि नहीं? और जैसे ही वो एक्सप्लोजन होगा उसका, वो इतना खतरनाक होगा कि जितना कि सन अपनी पूरी लाइफ टाइम में जितनी एनर्जी रिलीज नहीं करता, वो कुछ सेकंड्स में, मैं तो बोलता हूं मिली सेकंड्स में ही जो है वो इतनी एनर्जी रिलीज मार देगा। तो ये पूरी रिसर्च और डिस्कवरी हुई है, बस इतनी चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब मैकेनिज्म उतना इंपॉर्टेंट होता नहीं, बट फिर भी सुन लो। तो स्टार का हाइड्रोजन लेयर जो है वो स्ट्रिप ऑफ हो गया, यानी कि निकल गया, किसके अंदर चला गया, ब्लैक होल में समा गया है। और हीलियम कोर
एक्सपोज जो है वो हो गया, यानी कि उसका हीलियम सामने नजर आ रहा है। ट्रिगर अभी अनसर्टेन है, पॉसिबिलिटीज है कि डिस्टॉर्शन इंड्यूस्ड कोलैप्स होगा या ब्लैक होल ने स्टार को कंप्लीटली डिसइंटीग्रेट कर दिया बिफोर एक्सप्लोजन, यानी कि उसके फटने से पहले ही वो उसने संभाली है। ये दो थ्योरी भी बता रहे हैं कि ये दो चीजें हो सकती है, या तो वो फटेगा या तो वो पूरी तरह से समा जाएगा ब्लैक होल में। एक्सप्लोजन के बाद ब्लैक होल ने स्टेलर डेब्रिस कंज्यूम जो है वो किया, अपना मास और ग्रेविटेशनल पुल जो है वो दोनों बढ़ा लिया एक्सप्लोजन के बाद। तो ऐसी ऐसी मैकेनिज्म थ्योरीज जो है वो हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही हैं, जो आपको ध्यान में रखने की उतनी कुछ आवश्यकता नहीं है। तो इवेंट की पहली डिटेक्शन एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिदम ने करी है, जो रियल टाइम कॉस्मिक एक्सप्लोजन डिटेक्ट करता है। तो एआई की मदद से ये चीज मिली है एस्ट्रोनॉमर्स को। अर्ली अलर्ट से एस्ट्रोनॉमर्स ने मल्टीपल टेलीस्कोप्स, यानी कि स्पेस में मौजूद जो टेलीस्कोप है, ग्राउंड पर जो टेलीस्कोप है, उससे प्री और पोस्ट एक्सप्लोजन दोनों फेज कैप्चर कर लिए। अच्छा, ये एक्सप्लोड हुआ है तो इन दोनों को इन्होंने कैप्चर कर लिया। पिछले 4 सालों के डेटा से पता चला कि ब्लैक होल स्टार का मटेरियल कंटिन्यूअसली खींच रहा था, जिससे ब्राइट एमिशन जो है वो हो रहा था, यानी कि वहां पे लाइट जो है वो आ रही थी। तो मतलब ये बहुत सालों से इस इवेंट को जो है वो देख रहे थे और उन्होंने फाइनली अब इसको रिपोर्ट में जो है वो दर्ज करके हमारे सामने रख दिया। ठीक है, इसका महत्व जो है वो क्या है कि नए स्टेलर डेथ मैकेनिज्म डिस्कवर हुए। ये बता रहे हैं कि ब्लैक होल किस प्रकार से जो है वो सुपरनोवा को ट्रिगर कर देता है, यानी कि स्टार को फाड़ देता है, या ऐसी कंडीशन बना देता है कि स्टार एक्सप्लोड हो जाए। तो इससे हमें मैसिव स्टार इवोल्यूशन बाइनरी सिस्टम में किस प्रकार का है, तो वो उस स्टडी करने में हेल्प मिलती है। फिर एआई का रोल हम लोग को, टेक्नोलॉजी का रोल हम लोग को देखने को मिला इस पूरे इवेंट के दौरान। तो ये चीजें थी। तो बस यही है गाइस, और कुछ नहीं है इसके अंदर। दैट्स इट। जितनी चीज मैंने मार्क करवाई है आपको, बस ये आपको नोट डाउन करनी है। ब्लैक होल सुपरनोवा आ सकता है ये टॉपिक एग्जाम में। अब तो ये बस ध्यान में रखो, ब्लैक होल अपने ग्रेविटेशन पुल से जब एक मैसिव स्टार को अपनी तरफ खींचता है, फिर उसके बाद फिर वो अपनी स्टार की लेयर जो है वो फटकर जाने लगती है ब्लैक होल में, समाने लगती है। तो हाइड्रोजन खत्म हो जाता है, फिर हीलियम बचता है, फिर एक्सप्लोजन होता है। और दो कंडीशन होती है, या तो एक्सप्लोड होगा या फिर सुपर ब्लैक होल पूरे स्टार को अपने अंदर संभाल लेगा। ये दो ही कंडीशन है ना। अब नेक्स्ट टॉपिक, इंपीरियल कॉलेज लंदन और जेजियांग यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने जेनेटिकली इंजीनियर्ड ई कोली बैक्टीरिया को डिजाइन किया है, और किस तरीके से, प्रोग्रामेबल बायोसेंसर्स के तौर पर। ई कोली बैक्टीरिया तो पेट खराब करने वाला बैक्टीरिया होता है ना, ई कोली बैक्टीरिया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। लिख लो, ये पूरा पॉइंट ही लिख लो ये वाला। तो ये क्या कर रहा है, इसको बायोसेंसर बना रहा है। अब ये बायोसेंसर टॉक्सिक मेटल जैसे कि मरकुरी को डिटेक्ट करने के केपेबल होगा। वायर, तो मरकुरी को डिटेक्ट करने के लिए ये बायोसेंसर बनाया जा रहा है ई कोली की मदद से। यानी कि ई कोली को चेंज कर दिया, उसका जेनेटिक इंजीनियरिंग किया ना, देखो लिखा हुआ है। इन्होंने जेनेटिकली ई कोली को जो है वो चेंज किया, यानी कि उसके जीन्स को चेंज किया और उसको बायोसेंसर बना दिया, जिससे कि उसकी मदद से ये मरकुरी को डिटेक्ट करेंगे। बहुत बढ़िया, लिख लेना। ये लिविंग डिवाइस जो होगी, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स जो है वो डायरेक्टली रिलीज करेगी, और ये बेसिकली फोकस जो है वो रख रहा है किसके ऊपर, मरकुरी के लिए। ठीक है, मरकुरी ध्यान में रखना आप। ये हैवी मेटल्स जो होते हैं ना, उनको डिटेक्ट करेगा, जैसे कि मरकुरी, देखो ये लिखा है मरकुरी। क्लियर। तो ये डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करते हैं। सिंपल लो कॉस्ट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ इंटीग्रेट इनको किया जा सकता है। ऑब्जेक्टिव यही है कि सस्ता, सेल्फ पावर्ड, प्रोग्रामेबल बायो इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म जो है वो एनवायरमेंट और हेल्थ की मॉनिटरिंग के लिए लेकर आना। तो लिविंग मरकुरी बायोसेंसर है भैया, प्रीलिम्स के एंगल से याद रखना। ई कोली बैक्टीरिया ही पूछेंगे आपसे कि अभी जो बायोसेंसर बनाया है, चलो बायोसेंसर समझ लो होता क्या है। तो ये बेसिकली बॉडी के अंदर या एनवायरमेंट में टॉक्सिक मेटल्स को फाइंड आउट करने में हेल्प करेगा। इन्होंने ई कोली लिविंग बैक्टीरिया का उपयोग करके इसको तैयार किया है ना। टॉक्सिक कंपाउंड्स पानी के अंदर जो हैं उनको फाइंड आउट कर लेगा, मेजर करेगा कितने कंटेंट्स है ना। तो शुगर को डिटेक्ट करने वाला बायोसेंसर इन्होंने निकाला और मरकुरी को डिटेक्ट करने वाला निकाला, ये दो निकाले इनने।
कैसे ये काम करेगा तो वैसे तो इंपॉर्टेंट नहीं है समझना, पर फिर भी समझ लो। तो जो ये जेनेटिकली इंजीनियर्ड ई कोली बैक्टीरिया है, उसके अंदर 3 इंटरकनेक्टेड मॉड्यूल्स हैं, सेंसिंग मॉड्यूल, प्रोसेसिंग मॉड्यूल और आउटपुट मॉड्यूल। देखो सामने दिख रहा है। सेंसिंग मतलब वो केमिकल को डिटेक्ट करे, जैसे मरकुरी है पानी में तो उसको डिटेक्ट करेगा पहले, फिर उसके बाद प्रोसेस करेगा, यानी कि अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तक इंफॉर्मेशन भेजेगा, फिर उसके बाद इलेक्ट्रोड्स के साथ इंटरैक्ट करेगा और इलेक्ट्रिक करंट जो है वो जनरेट करेगा, यानी कि कंफर्मेशन दे देगा कि हाँ भाई यहां पर मरकुरी है। बस यही चीज है, और कुछ नहीं है इसके अंदर। एनवायरमेंट मॉनिटरिंग में, पब्लिक हेल्थ में, लो कॉस्ट टेक में, साइंटिफिक ब्रेक थ्रू में ये हेल्प करेगा। बस इतनी चीज जो पहले लिखवाई ना मैंने आपको, बस ये इतना बस लिख लो, दैट्स इट। चलिए अब नेक्स्ट जो है डिजिटल मैरीटाइम इनिशिएटिव। बताओ क्या होगा इसका आंसर। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, डिजिटल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग ने इसको सेटअप किया है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है एआई, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज, स्मार्ट पोर्ट्स और सस्टेनेबल ऑपरेशंस के लिए होनी चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज का ये इनिशिएटिव है ना, डिजिटल मैरीटाइम इनिशिएटिव। लिख लेना भैया, ये वाला जो पॉइंट लिखा है ना ऊपर, ये भी लिख लेना और ये भी लिख लो। इन्होंने एक नया सेंटर चालू किया है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग के साथ, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है एआई, आईओटी, ब्लॉकचेन, स्मार्ट पोर्ट्स और सस्टेनेबल ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल करें। दूसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है, सागर सेतु प्लेटफॉर्म जो है वो डिजाइन किया गया है, ये सिंगल विंडो एक्सपोर्ट इंपोर्ट डिजिटल इंटरफेरेंस के लिए काम करेगा, यानी कि स्मार्ट पोर्ट बना रहे हैं जिसमें ये डिजिटलाइजेशन का उपयोग कर रहे हैं। बस ये है ये वाला टॉपिक मेनली। तीसरा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि दृष्टि जो है वो डेटा ड्रिवन प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग के लिए है, और केपीआई जो हम लोग को देखने को मिलती है ना, ट्रैकिंग मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 का हम लोग को देखने को मिलता है। ये मैरीटाइम से रिलेटेड दृष्टि फ्रेमवर्क लॉन्च किया गया एनवायरमेंट के लिए नहीं, मैरीटाइम के लिए। ठीक है, तो ये फैक्ट ध्यान में रखना, समुद्री। अब नेक्स्ट, सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ये मिनी रत्न वन सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज है, जो एमओपीएसडब्ल्यू के अंडर आती है। ऑब्वियस ही बात है, फाइनेंस के अंदर थोड़ी ना आएगी ये। सागरमाला है तो फाइनेंस के अंदर क्या करेगी ये बेसिकली पोर्ट्स के डेवलपमेंट के लिए फंड्स की ये कंपनी है ये। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरे स्टेटमेंट की तरफ चले हम लोग। सही है बिल्कुल, ये ग्रीन हाइड्रोजन, शिप बिल्डिंग, क्रूज टूरिज्म, डिजिटल पोर्ट्स, इन सब पर फंड्स प्रोवाइड कराएगी। तीसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है, ये एमएसएमई, स्टार्टअप, पीपीपी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को सागरमाला प्रोग्राम के अंडर सपोर्ट करेगी, है ना। बस, और ये मेंस का क्वेश्चन है, ट्राई करना है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देने की। कल थोड़ा सा मैं ऑक्यूपाइड हो गया था तो इसलिए कल एक्स्ट्रा क्लास नहीं ले पाया। इन बिटवीन ट्राई करेंगे एक्स्ट्रा क्लास लेने की, या संडे 18 तारीख का बच गया हमारा, कुछ 3 टॉपिक्स बचे हुए हैं, वो मैं आपके बाद में कवर करा दूंगा। डोंट हैव टू वरी एट ऑल, मतलब इस महीने के खत्म होते होती वो टॉपिक भी खत्म हो जाएंगे। ठीक है, यू डोंट हैव टू वरी। 25 तारीख है ना आज, 5 दिन में ये महीना खत्म होगा, तो किसी भी एक दिन जो है वो मैं कवर करवा दूंगा। चलो आज साइन ऑफ करते हैं अभी, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद, जय श्री महाकाल।